हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री 2023 एडिशन को, जिसमें जो है हमारा ये चैप्टर था गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो इसमें हम 37 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। 37 नंबर क्वेश्चन के आगे से जो हम 38 नंबर क्वेश्चन से इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट थी, आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ पर जाकर जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है आपको वीडियो के साथ में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। क्वेश्चन है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ये ले लिया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कुशासन के आधार पर ये गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा जो है 1834 ईस्वी में गुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया था, क्योंकि वहाँ कथित रूप से क्या है, वो बहुत अधिक कुशासन और अव्यवस्था थी वहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था। यहाँ पर 4 गवर्नर जनरलों के नाम दिए हैं। पूछ रहा है इसमें कौन है जो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे और कौन सा इसमें से जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था। वो थी कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखती है इसकी एक्सप्लेन। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से लेकर 1792 ईस्वी के बीच में, और इसमें जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस इससे संबंधित थे। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं जो है सेना की बागडोर संभाली थी, और इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 ईस्वी में की गई थी। ये टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि कर ली थी, और जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग जो है कितना आधा भाग अंग्रेजों को और उसके साथियों उसके साथी जो थे निजाम और मराठों को देना पड़ा था। ये अंग्रेजों के साथी थे और निजाम और मराठे, क्योंकि ये जो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो ये अंग्रेज, निजाम और मराठे जो है इससे टीपू सुल्तान से लड़ रहे थे, और उसी में ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ये अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी कब? 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था। ठगों के दमन से संबंधित थे कौन? कैप्टन स्लीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार का है जो क्या करते थे, सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे, और उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा जो है विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। और सती प्रथा के अनुसार जो है इसमें कुछ मतभेद थे, किंतु ठगी के विषय में क्या है, समस्त जनता जो थी उसने सरकार का समर्थन किया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग जो है कितने 1500 ठगों को बंदी बना लिया, और अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को कुछ को जो है आजीवन निर्वासित कर दिया गया। और 1837 ईस्वी में जो है ठगों ये संगठित रूप से क्या हुआ, ठगों का अंत कर दिया गया। ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट, ये ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। ये नेतृत्व था कैप्टन स्लीमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे। तो सामाजिक सुधार जो ये विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे, सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, और ये ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। बाकी धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को ये वाला नहीं किया था विलियम बेंटिक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर बने थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल प्रेसिडेंसी के 1828 ईस्वी में, और 1829 ईस्वी में ही उन्होंने सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया और उसका उन्मूलन किया। बेंटिक के ही काल में भारत में ये भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया, और इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया। बेंटिक ने ठगों के जो है, ये विलियम बेंटिक थे, इन्होंने ठगों के गिरोह के विरुद्ध अभियान चलाया और उसका अंत भी किया, ठगी प्रथा का। और यहाँ बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी इसमें इन्होंने काम किया था। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चले गए थे, और ये धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 में हटाया गया था। नेक्स्ट है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी। ये थे कौन? विलियम बेंटिक।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध ये जो मतलब भारतीय सुधारकों ने विलियम वेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी थी, और बहुत से समकालीन मतलब प्रगतिशील समाचार पत्रों ने भी इसका समर्थन किया था। और विलियम वेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया, और दिसंबर 1829 के नियम ये कितने 16 द्वारा ये सॉरी 17 नियम मतलब 17 के द्वारा ये विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, और 1830 ईस्वी में नियम जो है बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। देखती हैं नेक्स्ट है सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? गैर कानूनी घोषित किया था किसने? विलियम वेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी बताया था। नेक्स्ट है विलियम वेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? ये 1829 ईस्वी में समाप्त की गई थी। नेक्स्ट है हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? कौन सा? हिल असेंबली प्लान। ये आदिवासियों की उन्नति के लिए किया गया था, किसके द्वारा? क्लीवलैंड के द्वारा। क्लीवलैंड थे, इन्होंने ये हिल असेंबली प्लान आदिवासियों के लिए मतलब आदिवासियों की उन्नति के लिए बनाया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर थे ऑगस्टस क्लीवलैंड, और ये इन्होंने जो है क्या किया था? ये आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान को कार्यान्वित किया, और इसके अंतर्गत आदिवासी मुखियों को क्या था? इसमें सीमित जो है न्यायिक शक्तियां दी गई थी, और 1796 ईस्वी के रेगुलेशन 1 के द्वारा व्यवस्था को विनियमित करने का भी प्रयास किया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? क्योंकि जब ये मतलब दास प्रथा का मतलब अंत कर दिया गया, तो ये बंगाल से जो दासों के मतलब निर्यात को भी रोक दिया गया था। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में ये घोषणा कर दी गई थी, अब बंगाल से जो है दासों का निर्यात नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न से किस रीति से हुआ था? लॉर्ड डलहौजी ने जो है अवध का विलय कर लिया था मतलब अंग्रेजी राज्य में, तो ये कुप्रशासन का आरोप लगाकर कि कुप्रशासन के कारण। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 से लेकर 1856 तक मतलब इसने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाया, और 13 फरवरी 1856 ईस्वी को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। इसके अतिरिक्त मतलब ये व्यक्तिगत सिद्धांत चलाया था डलहौजी ने। इसके अंतर्गत सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर एवं संभलपुर को कब 1849 ईस्वी में, बघात को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, और झांसी को 1854 में, नागपुर को 1854 में, तथा करौली को जो है ये 1855 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत। और व्यक्तिगत सिद्धांत को चलाया किसने था? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो बघात का हुआ था कब? 1850 में, 1850 में। नेक्स्ट निम्न से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ये नहीं मिलाया था किसको? ग्वालियर को, बाकी सिंध को, अवध को और सतारा को, सबको मिलाया था। ये बिल्कुल अभी देख चुके हैं, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1856 में। 1856 में हुआ था विलय ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का। नेक्स्ट है यहाँ पर विलय के सिद्धांत के तहत जो है इनका सही अरेंजमेंट बताना है। ये सही अरेंजमेंट हम तभी बता सकते हैं जब हमें जो है क्या एग्जैक्ट डेट याद हो। तो सबसे पहले हुआ था किसका? सतारा का, उसके बाद होता है बघात का, फिर हुआ था झांसी का, फिर होता है जो उदयपुर का, और सबसे बाद में होता है लास्ट में किसका? झांसी का। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार यहाँ पर पहले किसका? सतारा का, फिर बघात, फिर उदयपुर और फिर झांसी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर अधोलिखित जो मतलब युग्मों में कौन सुमेलित है? तो सुमेलित है यहाँ पर यही वाला, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1856 में अवध का विलय हुआ था, बाकी ये हुआ था कब? ये हुआ था 1848 में। देख लेते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? ये की थी किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का जो है शासक हटा दिया गया था? ये शासक हटा दिया गया था किसका? अवध को, और अपने अंग्रेजी राज्य में इसको विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों को विलय का क्रम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले विलय किया जाता है सतारा का,
उसके बाद फिर संभलपुर का और सब फिर झांसी का। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन था? तो प्रथम सा था सतारा 1848 में। नेक्स्ट है, डलहौजी के वेबगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? प्रथम राज्य था सतारा। नेक्स्ट है, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ये वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रयूज रैमजे, किसका? लॉर्ड डलहौजी का। इसे जो है अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था, अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई। सिंध विजय संपन्न हुई थी लॉर्ड एलनबरो के समय में। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के काल में 1842 से लेकर 1844 ईस्वी के दौरान जो है अगस्त 1833 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था और यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। किसका? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का। नेक्स्ट है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण जो है मतलब अधिकरण किया था? अधिकरण किया था सिंध को विजित करके किसने? नेपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। सिंध पर ब्रिटिश ने जो है कब्जा कर लिया था कब? 1843 में। 1843 में 1843 पर में जो है सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? सिक्किम का भारत में विलय किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। सिक्किम का भारत के साथ अंतर संबंध जो है विगत इतिहास में हम 3 अवसरों पर देखते हैं, जिसमें जो है पहला 10 अक्टूबर 1817 को, ये 10 अक्टूबर 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में स्थिति को जो है सिक्किम और ब्रिटिश भारत के साथ क्या था, मतलब यहाँ पर एक ट्रीटी हुई थी। इसमें जो है नेपाल से कुछ क्षेत्र सिक्किम को वापस मिलने के उल्लेख था, किंतु सिक्किम के किसी क्षेत्र का ब्रिटिश भारत में मिलाने का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया था। और बाकी यहाँ पर जो है फिर 1850 में सिक्किम के दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। यह सिक्किम का जो है आंशिक विलय था। फिर उसके बाद 1975 में सिक्किम का पूर्ण जो है विलय स्वतंत्र भारत में हुआ था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? वो था कौन? जेम्स आउटरम, मतलब डलहौजी। कौन था? जेम्स आउटरम। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर कौन? जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था जो है बहुत मतलब सोचनी है। और ये आउटरम की रिपोर्ट जब कब आई थी? तो आउटरम की रिपोर्ट को जो है फरवरी 1856 में अवध की अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। और 1857 के दौरान ये मतलब जो विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह, इसके समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे? हेनरी लॉरेंस, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो भारत में जो है प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ये लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास किसके जो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के समय में किए गए थे? और प्रथम रेलवे लाइन जो है तो ये 1853 ईस्वी में बम्बई से कहाँ थाने के बीच डलहौजी के समय में ही बिछाई गई थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? ये हुआ था कहाँ पर? बम्बई और थाने में, थाने महाराष्ट्र में। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1853 में, 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो ये की थी किसने? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला ने, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। ये प्रमुख विस्तार हुआ था डफरिन के समय में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1885 में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण वर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। और इस समय वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से लेकर 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, वो कौन थे? वो थे कौन? लॉर्ड डलहौजी थे।
देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। डलहौजी से पूर्व जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था और इसके पहले कार्यकाल में जो है पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन भी इसमें व्यय किया जाने लगा। नेक्स्ट है विधवा विवाह। ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ था? ये क्रियान्वित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप जो क्या था, लॉर्ड कैनिंग ने 28 फरवरी 1856 से लेकर जो है 21 मार्च और ये 1862 के समय तक जो है कब ये 26 जुलाई से लेकर 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है इसको गठित किया और फिर 1856 में इसको अधिनियमित किया और इस अधिनियम के को जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम के तहत जो है कितने ये 15 जो मतलब इस अधिनियम का जो नियम ये 15 था, इसके तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया था और उससे मतलब उत्पन्न जो बालक थे उसको भी वैध मान लिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? ये सुनाया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने सुनाया था? ये सुनाया था किसने? ये लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा कब? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में ये भारत के प्रथम वायसराय थे जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको उद्घोषित किया गया था, मतलब इसको सुनाया गया था पढ़ के। नेक्स्ट इंडियन में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? भारत का प्रथम वायसराय जो था वो था कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ये कहाँ पर? तो ये इलाहाबाद में सुनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। इसको 1858 की सामग्री की घोषणा के द्वारा जो इसको पुनः स्थापित किया गया था कि अपने मतलब पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के नियम को। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी और इसमें जो भारतीय देशी राज्यों के प्रति क्या था, नीति को भी मतलब व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया था और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु इसको तैयार किया गया था। विजय और विलय की नीति का पूर्णतया परित्याग कर दिया गया था और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की जो है अनुमति दे दी गई थी। पहले मतलब ये अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो ये कब नियुक्त किया गया था इनको? 1877 में, 1877 में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल्स एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया था और इस अधिनियम के तहत जो है महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। और इसी प्रकार जो ये मतलब कौन थे? इसी प्रकार जो है यहाँ पर क्या, ये सम्राट एडवर्ड को और ये इनको कब वर्ष 1903 में और ये जॉर्ज पंचम जो थे तो इनको 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। जॉर्ज पंचम को कब? वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। देखती हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? दास प्रथा को समाप्त किया था किसने? लॉर्ड एलनबरो ने। लॉर्ड एलनबरो ने भारत में दास प्रथा का अंत किया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा जो है भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था और इसका कार्यकाल जो है कब? 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक रहा था। देखेंगे नेक्स्ट निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है संबंधित थे किससे? स्थायी बंदोबस्त से। बाकी यहाँ पर और भी देख लेते हैं कौन किससे संबंधित था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये 1793 ईस्वी में है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी, जबकि ये चतुराई निष्क्रियता मतलब कुशल आक्रमणत्या की नीति है किसने? जॉन लॉरेंस ने। और सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने तथा जो है ये व्यवगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.यू. हुम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1884 से लेकर 1888 के बीच में की थी।
एग्जैक्ट कब हुई थी, अगर यहाँ पर भी मतलब एग्जैक्ट पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यो ह्यूम ने कब की थी, तो ये 1885 में की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित थे स्थायी बंदोबस्त से, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि थे, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित थे व्यक्तिगत सिद्धांत से, और जो लॉर्ड कैनिंग ये उच्चतम निष्क्रियता से संबंधित नहीं थी। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त जो था ये प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं थे। बाकी लॉर्ड विलियम बेंटिक जो ये 1829 के 17वें रेगुलेटिंग एक्ट से। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से लेकर 1805 ईस्वी में। इस बीच कौन लॉर्ड वेलेजली के काल में होता है, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में जो है तृतीय तथा जो है अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से लेकर 1818 के बीच में होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात जो है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी जो थी इसको 1828 में समाप्त कर दी थी, तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का जो है समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया था। और इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर क्या था, कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था इस पर राजनीतिक अधिकार जो है कर लिए थे। नेक्स्ट, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। पेशवाई जो थी इसको कब समाप्त किया गया था, तो 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से लेकर 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। ये की थी किसने, चार्ल्स मेटकॉफ ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। राजपुताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817 से लेकर 1818 की अधीनस्थ संधि की वार्ता जो है किसने, चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपुताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और ये पिंडारियों के प्रति राजपुताने की तटस्थता जो है सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट ये थे कौन, चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो सही यही नहीं सुमेलित है। सर जॉन शोर जो है ये आंग्ल नेपाल युद्ध से नहीं संबंधित थे। बाकी लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। कब, 1814 में पहला युद्ध लड़ा गया था और लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली थी। फिर 1815 में दूसरा युद्ध लड़ा गया, कुमाऊं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया और मेजर जनरल आक्टर लोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को जो है ये मलाव का किला समर्पित करने के लिए इसको विवश कर लिया। और ब्रिटिश जो ये सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई थी। फिर 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि होती है, जिससे जो है 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया जाता है और कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जैसे जिले किसको, ये अंग्रेजों को सौंप दिए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, कौन एक बताना है सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल थे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। लॉर्ड एलनबरो जो सिंध का अंग्रेजी राज्य में इन्होंने विलय कराया था। कब, 1843 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलीनीकरण इन्होंने किया था। कुशासन का मतलब आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था। फिर लॉर्ड वेलेजली जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की कब हुआ था, 1799 ईस्वी में। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से लेकर 1818 के में हुआ था। इस समय ये गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये लॉर्ड लिटन जो थे तो ये प्रथम आंग्ल युद्ध प्रारंभ होने के समय में गवर्नर जनरल नहीं थे। बाकी लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट जो है 1833 का पारित होना। 1833 का चार्टर एक्ट जो था तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में पारित हुआ था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो था तो ये 1839 से लेकर 1842 के मध्य हुआ था। और इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये थे सर ऑकलैंड।
बाकी तो देख ही चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन चतुराई निष्क्रियता की नीति से जुड़ा था? चतुराई जो निष्क्रियता की नीति से इससे जुड़े थे कौन? सर जॉन लॉरेंस। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये जो थी पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी एंगल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल में प्रारंभ होकर लॉर्ड ये नॉर्थ ब्रुक के काल तक चलती रही थी। और इस नीति को जो है प्राय किसने? जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से इसको संबंधित माना जाता है, क्योंकि उसके वायसराय, जब वो वायसराय था कब? 1864 से लेकर 1869 ईस्वी में, तो इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला था। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने? लॉर्ड मेयो ने प्रारंभ किया था। कब? 1870 में। 1870 में, 1870 में लॉर्ड मेयो ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, तो उस समय गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। समय था कब? ये हुई कब थी, मतलब कार्यकाल इनका रहा था कब से? 1869 से लेकर 72 ईस्वी तक। बाकी जनगणना जो हुई थी कब ये हुई थी? 1872 में प्रारंभ हुई थी, किंतु जो है ये नियमित कब से होनी हुई थी? नियमित शुरू हुई थी 1881 में। उस समय शासनकाल था किसका? लॉर्ड रिपन का। नेक्स्ट है, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? ये थी कौन? लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब ये भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी? तो वो किसकी? लॉर्ड मेयो की। नेक्स्ट है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हुई थी? किसकी? लॉर्ड मेयो की हुई थी। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी जो है ये अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था, तो वो थे कौन? लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ये अपनाई थी किसने? लॉर्ड लिटन ने। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति जो थी तो ये लॉर्ड लिटन ने मतलब अपनाई थी। नेक्स्ट है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था? ये रहा था कौन? लॉर्ड कर्जन। देख लेते हैं इनका समय जो है कब से कब तक रहा था सबका। लॉर्ड कर्जन जो कि रहे थे कब से? 1899 ईस्वी से लेकर 1905 तक, जो कि मतलब 7 वर्ष रहे थे। और लॉर्ड डफरिन ये 1884 से लेकर 1888 तक, ये 4 वर्ष रहे। लॉर्ड हार्डिंग ये 1910 से लेकर 1916 तक 6 वर्ष। और लॉर्ड मेयो जो थे तो ये सबसे कम वर्ष, जो कि 1869 से लेकर 1872 तक ही रहे थे, केवल 3 वर्ष रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, तो उस समय कार्यकाल किसका था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1880 ईस्वी में इंग्लैंड में ग्लैड ईस्टन के नेतृत्व में एक जो है उदारवादी दल सत्ता में आया, और ग्लैड ईस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने कभी जो है मतलब उसने अपनी भारत के प्रति जो भी उसकी नीति थी, उसने इन शब्दों का उसमें वर्णन किया था, हमारा भारत। जो ये मतलब था कौन? ग्लैड ईस्टन। इसने ये शब्दों का इस्तेमाल किया, हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर है, और साथ ही यह भी कि भारतीय यह अनुभव करें कि यह हितकर है। ये स्टेटमेंट दिया था इसने। और इस दौरान जो है वायसराय थे रिपन को मतलब वायसराय पद के लिए चुना गया। और संभवतः फिर रिपन के कार्यकाल का मतलब सबसे महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव, जो कि कब? 1882 ईस्वी में हुआ था। और रिपन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहते थे। उनके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक जो शिक्षा आरंभ होती थी। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई थी, और प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की यहाँ पर मतलब बातें की गई, घोषणाएं की गई। और नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं का निश्चित कार्य तथा आय के साधन भी दिए गए। नेक्स्ट है, भारत का स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? ये प्रोत्साहित किया था किसने? लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है, अब है यहाँ पर इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये संबंधित था किससे? इल्बर्ट बिल विवाद जो है इसका संबंध था कि मतलब जो यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना।
मतलब यहाँ पर हुआ ये था कि मतलब जो भी यूरोपीय लोगों के मामले थे तो उनकी सुनवाई यहाँ पर ये बाउंडेशन लगा दी गई थी कि उनकी सुनवाई जो है तो भारतीय न्यायाधीश नहीं कर सकते थे, उनको मतलब इसके लिए अयोग्य समझा जाता था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। सर पीसी एल्बर्ट वायसराय की परिषद के इसके विधि के ये सदस्य थे और इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसे एल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती थी। और इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की जो शक्तियां हैं उनको समान कर दिया जाए। एल्बर्ट बिल का मतलब मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी मतलब भारतीय और यूरोपीय जो न्यायाधीश हैं इनमें जो भेदभाव किया जाता है जाति आधारित उसको समाप्त कर दिया जाए। और यूरोपीय लोगों ने इसे जो है अपने विशेषाधिकार पर क्या हुआ कुठाराघात माना और एल्बर्ट बिल को लेकर विवाद हो गया। इसके ही कारण जो था 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन थे, इन्होंने मतलब अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही क्या त्यागपत्र दे दिया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। एल्बर्ट बिल जो था तो इसका उद्देश्य यही था कि जहाँ तक अदालतों की जो दांडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, तो भारतीय तथा यूरोपियों को जो इसमें बराबरी के अधिकार हो, भारतीय और यूरोपीय जो न्यायाधीश हैं उसमें कोई मतलब जाति आधारित भेदभाव ना किया जाए। नेक्स्ट है किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए जो है प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अभिग्रहण किया गया था। ये किया गया था कब? लॉर्ड रिपन के समय में। वायसराय थे कौन? लॉर्ड रिपन। और यहीं पर ये जो मतलब ये प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब? 1881 में आया था, जिसके तहत क्या था? इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लग कर के रोक एवं जो है 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यवधि में प्रतिदिन कितने 9 घंटे तथा महीने में 4 छुट्टी देने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों को मजदूरी नियत करने और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। तो ये जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बनाया गया था इसमें ऐसी कोई मतलब बात नहीं की गई थी, ये बच्चों से संबंधित था। देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर। दूसरा स्टेटमेंट है यमन लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने में अग्रगामी थे। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी एक्सप्लेन अभी देख ही चुके हैं, यहाँ पर ये देख लेते हैं। ये 19वीं शताब्दी में मतलब ये जो थे कौन? एमएन लोखंडे, इन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में ये अग्रगामी थे। और 19वीं शताब्दी में भी केवल ये हथकरघा एवं कपड़ों की मिलों में मजदूरों को दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दों पर उन्होंने कभी जो है साहसिक पहल की थी। मतलब ये जो जाति और संप्रदाय जैसे मुद्दे थे इन पर भी इन्होंने जो है कुछ साहसिक पहल की थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? ये माना जाता है किसको? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ये कई बार देख चुके हैं। इसकी एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं, स्थानीय शासन, ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित थे लॉर्ड रिपन, ना कि लॉर्ड लिटन। बाकी सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, ये राज्य अपहरण नीति संबंधित थी लॉर्ड डलहौजी थे। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट है यहाँ पर इधर 2 दिए गए हैं, 2 इधर हैं, इसलिए देख लेते हैं यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन में। क्लाइव ने कब 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी? और जो विलियम वेंटी के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी। अपने प्रस्तावों में मैकाले की यह योजना थी कि एक ऐसा वर्ग मतलब बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो परंतु प्रवृत्ति और नैतिकता तथा अंग्रेज बुद्धि से क्या अंग्रेज हो। मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया और जिसमें यह निश्चय किया गया कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। और चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया। ये चार्ल्स मेटकाफ जो थे इन्होंने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिया था, इसलिए इन्हें जो है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था। कर्जन के कार्यकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन से संबंधित थे कौन? लॉर्ड कर्जन 1905 में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी 2 सूचियां दी हैं। यहाँ पर कर्जन संबंधित थे किससे? बंगाल विभाजन से। विलियम बेंटिक का संबंध था सती प्रथा से। लॉर्ड डलहौजी का था
व्यक्तिगत सिद्धांत और लॉर्ड रिपन का था क्या, स्वायत्त शासन। ये सब मतलब कई बार देख चुके हैं, इसलिए देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और जो है घटना से संबंधित है। कौन सी संबंधित है? लॉर्ड एलनबरो जो है सिंध का विलय हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में। बाकी ये लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट से नहीं संबंधित है। लॉर्ड एलनबरो कब 1842 से लेकर 1844 के समय में 1843 में सिंध का विलय किया था। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। ये कार्यकाल था किसका, लॉर्ड कर्जन का। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास कब 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय प्रारंभ हुए थे और फिर 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। फिर इसके बाद 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार ने अलग एक विभाग बनाया और फिर उसके बाद जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1899 से लेकर 1905 ईस्वी के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए किसने, जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया और ये अलग विभाग जो है संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत मतलब बनाया गया। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, तो स्थापना हुई थी कौन सी थी, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी किसने, उस समय है जो गवर्नर जनरल कौन थे, ये अर्ल ऑफ मेयो थे। जब ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था 1871 ईस्वी में, तो गवर्नर जनरल थे अर्ल ऑफ मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। ये पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। यहाँ ये 1904 में मतलब पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन का यहाँ पर जो है, और इसके लिए जो है यहाँ पर ये ऐतिहासिक इमारतों वगैरह को मतलब सुरक्षा और मरम्मत के लिए जो है यहाँ पर 50,000 पाउंड की धनराशि देने की भी बात यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। ये की थी किसने, जी.के. गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब, ये समय था 1899 से लेकर 1905 ईस्वी में। कमेंट बॉक्स में बताइए जो है महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी किसने, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देसी जो नरेश थे इनके राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो इसको मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए, इनका सही अरेंजमेंट बताना है इनकी पदावधि के दौरान। तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन, फिर उसके बाद है लॉर्ड जेम्स होल्ड, फिर लॉर्ड हार्डिंग और फिर सबसे बाद में कौन, लॉर्ड इरविन। देख लेते हैं इसका समय। इनका लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक रहते हैं। फिर लॉर्ड हार्डिंग 1910 से लेकर 1916 तक रहते हैं। फिर लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो थे ये 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद जो ये लॉर्ड इरविन थी 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक रहते हैं वायसराय। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सही है। पहला है यहाँ पर, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। लॉर्ड कर्जन जो थे इन्होंने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था, करेक्ट है। दूसरा, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर 1905 में ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। इन्होंने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। इन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और आसाम नामक मतलब प्रांत बनाए थे। बंगाल के पश्चिमी भाग में जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो है मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी इन्होंने बदलाव किया था।
नेक्स्ट है फूट डालो और राज्य करो की जो है रणनीति अपनाई गई थी। ये अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा और लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन एवं मिंटो के दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचक प्रणाली को प्रोत्साहित किया था और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति जो अपनाई और इस नीति के ही प्रतीक के रूप में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया और बंग भंग का उद्देश्य ये प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसमें दो स्पष्ट उद्देश्य थे। एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरे ये नवजागृत बंगाल जो था इसको चोट पहुंचाना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके जो है शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये वाला स्टेटमेंट दिया था किसने? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं। ये स्टेटमेंट दिया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने ये स्टेटमेंट दिया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? ये इसका इस्तेमाल किया था किसने? लॉर्ड मिंटो ने। नवंबर 1905 में कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया जाता है और जॉन मॉले को जो है इन्हों को भारत का सचिव नियुक्त किया जाता है और इनके जो सुधारों को मॉले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार जो है पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की गई थी और इसका उद्देश्य था मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी वायसराय था कौन? लॉर्ड रीडिंग जो था ये यहूदी वायसराय था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग, जो कि 1921 से लेकर 1926 तक था। इसके समय चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन तथा रोलेट एक्ट का निरसन हुआ था। आगे हम जो चैप्टर आएंगे उसमें पढ़ेंगे रोलेट एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के समय में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय में, एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में, बाकी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कर्जन के समय में नहीं आया था। तब देखते हैं कौन था वायसराय या गवर्नर जनरल। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम ये आया था 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में आया था, ना कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इस पारित हुआ था और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। इसमें सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में जो है संबंध पत्र की चेतावनी दे सकती थी और उससे जमानत भी ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी। यदि अपराध पुनः किया जाता था तो सरकार के छापे खाने को भी जब्त कर सकती थी। इसमें अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया था। एस.एन. बनर्जी ने इससे जो है आकाश से वज्रपात कहा था। इस अधिनियम के अधीन जो है सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अन्य अनेक जो है समाचार पत्रों के विरुद्ध इसमें मामले दर्ज किए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित यही वाला नहीं है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये कर्जन के समय में नहीं आया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके कार्यकाल में हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। तब 1911 में जॉर्ज पंचम में महारानी मेरी को भारत बुलाया गया था। दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था और इसी दिल्ली दरबार के नाम से भी जाना जाता है और इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। राजधानी का स्थानांतरण की भी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है कौन सा जो है यहाँ पर सही जोड़े बनाना है। देख लेते हैं यहाँ पर ये इसकी एक्सप्लेन। ये चूक का सिद्धांत या हड़प नीति संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी से बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल में दोहरा शासन, ये लॉर्ड क्लाइव के समय में। बाकी सामाजिक सुधार से संबंधित थे बेंटिक, जिन्होंने सती प्रथा और ये दास प्रथा वगैरह इन सारी प्रथाओं का अंत किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है, दो सूचियां दी गई हैं लंबी चौड़ी, तो इसलिए यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सूचियां इधर उधर दी गई, इसमें समझ में आएगा ही नहीं।
ये अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। और इसी एक्ट के तहत क्या किया गया था, कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो कंपनी का गवर्नर था उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। फिर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर। और इसके 1833 का एक्ट जो था तो ये इसमें डलहौजी की नियुक्ति हुई थी। और 1858 का एक्ट ये इसमें मिंटो की नियुक्ति हुई थी। और 1935 का एक्ट इसमें वेवेल की नियुक्ति हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी दो सूचियां दी हुई हैं। एक तरफ स्थान दिया है, उसको अंग्रेजों द्वारा जो है मतलब किस वर्ष विलय किया गया था। यहाँ पर देख लेते हैं किसका किस वर्ष विलय किया गया था। कई बार देख चुके हैं। संभलपुर का सतारा का 1848 में 1848 में सतारा का, 1849 में संभलपुर का, अवध का 1856 में और झांसी का जो है ये 1854 में विलय किया गया था। तो इनका अरेंजमेंट भी मतलब बहुत पूछा जाता है, तो एकदम एग्जैक्ट डेट याद रखिए। सतारा 1848 में, संभलपुर 1849 में, उसके बाद झांसी 1854 में, फिर अवध 1856 में। नेक्स्ट यहाँ पर अरेंजमेंट इनका पूछा गया है, इनका सही अरेंजमेंट बताना है। किसका विलय जो है कब किया गया था। यहाँ पर सिक्किम का विलय किया जाता है कब, 1850 में। उसके बाद उससे सबसे पहले जो है यहाँ पर विलय होता है किसका, ये पंजाब का होता है 1849 ईस्वी में। उसके बाद सिक्किम का 1950 में, फिर 1853 में होता है किसका, वर्मा का, और फिर झांसी का होता है 1854 में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां जो है प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। ये देख लेते हैं किसके जो है समय में भी दी गई थी। तो 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां जो है खिलियत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि ये सुविधाएं प्रदान की जाने लगी थी। और उन्हें हिंदुओं को दी जाने वाली उपाधियां जो है प्रमुख थी राय बहादुर एवं तथा मुस्लिमों और पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि थी कौन, खान बहादुर। तो ये कब से प्रारंभ हुई थी, ये 1859 एवं ये 1860 से इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। कब से, 1859 से 1860 के मध्य में, मतलब ये 1857 का जब ये मतलब क्रांति हुई थी उसके बाद। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।